हम जैसे लोग जो थोड़ा अपनी दूरी बना के रखते थे, हाँ, अब हमें सांप और नेवले को गले में हाथ डाल के थोड़ा जी। उठना बैठना पर नहीं करते रहे। जिम्मेदारी से कई लोग मुंह चुराते हैं। नहीं, इसमें कोई ये हैरानी की ये बात नहीं ये है। जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, कम से कम कोई अच्छा असर छोड़ के आप नहीं गए थे। शायद ये मेरी कमजोरी रही हो, लेकिन मेरे बाद काफ़ी अच्छे अधिकारी आए। मीडिया के पैंतरे मैं समझता हूँ, आपने कहा, मैंने बताया, मैंने आपको, मैं मीडिया का विद्यार्थी हूँ। मैं भी ब्यूरोक्रेसी के पैतरे समझता हूँ। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये स्पिन डॉक्टरी जो है ना, ये इसको देखते हुए भी अगले साल मुझको 50 साल होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आप देख रहे हैं मैं बैठा हुआ हूं। चुनाव दूर हैं, खड़े रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यू लेना रहता है उस वक्त मैं यहाँ बैठता हूँ। आज जिनसे इंटरव्यू की बात हुई वो अनायास हो गई। छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्य सचिव सुनील कुमार, मेरे बहुत पुराने दोस्त, रायपुर के कलेक्टर रहे हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भारत सरकार में कई ओहदों पर उन्होंने काम किया। एक बिल्कुल ही असाधारण साख के अफसर रहे वो। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बाकी लोगों का किसी तरह से अपमान हो सकता है। वो आए हुए थे यहाँ पर किसी और काम से, और उनका फ़ोन आया और हमको लगा कि हमारा ये YouTube स्टूडियो शुरू होने के बाद वो पहली बार आए हैं, तो हमको उनका कुछ दोहन कर लेना चाहिए। जो रिश्ते हैं उनको दूह लिया जाए थोड़ा सा। आपका बहुत स्वागत सुनील कुमार जी। नमस्कार। नमस्कार। दोहन तो हो गया, आपने चर्चा के लिए कहा था और उसको इंटरव्यू में तब्दील कर दिया। कैसा लगा आपको छत्तीसगढ़ आके? बहुत समय बाद बस्तर शायद गए थे जी आप। जी, मैं अबूझमाड़ में जो नारायणपुर में आश्रम ने जी, रामकृष्ण मिशन आश्रम ने जो डिग्री कॉलेज प्रारंभ किया है, बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध है। हाँ, तो उसका इनॉग्रेशन था, स्वामी आत्मप्रियानंद जी कर रहे थे। वो बेलूर मठ में जो यूनिवर्सिटी है, रामकृष्ण विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके प्रो चांसलर हैं। पहले वाइस चांसलर होते थे, अभी तो वाइस चांसलर एक शिरीष महाराज हैं जो आईआईटी के टॉपर रहे हैं, आईआईटी कानपुर के। तो वो आए थे, तो उन्होंने आग्रह किया था कि मैं रहूं, क्योंकि 2011 से हम लोगों का विचार चल रहा था। मैंने उनको राजी करवाया था कि यहाँ कॉलेज शुरू करना है, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। और पीछे 2019 में हम लोग गए थे लगभग अंतिम रूप देने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर कुछ अड़चनें आई और वो लोग कर नहीं पाए। अब बस्तर विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करके बस्तर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने बहुत ही अच्छा उन्होंने पहल की उन्होंने, और अब वो कॉलेज प्रारंभ हो गया। चलिए, अच्छी प्रेम की बात तो निपट गई। अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलना चाहता हूँ आपकी नौकरशाही या सरकारी नौकरी के दिनों में। जी, आप उसको सरकारी नौकरी या जन सेवा की शक्ल में देखते हैं, जनता उसको नौकरशाही की शक्ल में देखती है, क्योंकि अफसरों को भुगतती बहुत है जनता। आप करीब आधा दर्जन या उससे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ रहे। शायद अर्जुन सिंह के समय से शुरुआत हुई होगी, और जी, रमन सिंह के साथ में आपका कार्यकाल मुख्यमंत्रियों वाला खत्म हुआ। जी। नौकरशाही को भी आपने करीब 30 साल करीब से देखा। छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, भारत सरकार में भी देखा। जी हाँ, 2 बार। और 2 प्रमुख पार्टियां हैं, इन दोनों प्रमुख पार्टियों के लोगों की अगुवाई में आपने देखा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। क्या लगता है आपको, जब आप आए थे सरकारी नौकरी में, तब से लेके अभी तक ये किस तरफ बढ़ी है नौकरशाही? अगर नौकरशाही इसको कहें तो, हो सकता है आप कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करना चाहें। किस तरफ बढ़ी है, कहाँ तक पहुँची है ये? सुनील जी, मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ इस बात पे है कि जिनको जनता पब्लिक सर्विस के लिए चयन करती है और नियुक्त करती है, उनको नौकर तक ही रहने दे तो अच्छा है। जहाँ हम शाह शब्द का सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ एक अलग सा एक माहौल बन जाता है। फिर जब मैंने सर्विस ज्वाइन की, पहली बार मैं सेवा में आया
1979 में, 1979 79 में। उस समय परिस्थितियां अलग थीं, भी पुराना ढर्रा चल रहा था। हम लोगों को कहा गया था, ये जो ट्रेनिंग दी जाती थी उसमें निजी सेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना, घुलना मिलना अवांछित माना जाता। हाँ, उसको थोड़ा गलत माना जाता था, बल्कि कानाफूसी होती रहती थी कि भाई अमुक अफसर जो है, हाँ, उस कारोबारी के यहाँ उठता बैठते दोस्ती पाए गए है, हैं, दोस्ती है। शादियों में वहाँ खड़े रहते हैं जी 2 जी घंटा। जी 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 जी। फिर एक दौर आया जैसा आर्थिक उदारीकरण का आया, जब हम जैसे लोग जो थोड़ा अपनी दूरी बना के रखते थे, हाँ, अब सांप और नेवले को गले में हाथ डाल के थोड़ा उठना बैठना पड़ा। नहीं, हमको समझा गया कि हम उदारीकरण के खिलाफ हैं, क्योंकि हम लाइसेंस परमिट राज के शौकीन हैं या उस मिजाज के हैं, जबकि ऐसा नहीं था। देखिए, जैसे सत्ता परिवर्तन होता है, नीतियों में परिवर्तन होता है, दिशा परिवर्तन होता है देश की नीतियों का, तो सिविल सर्वेंट्स को जो सरकारी सेवा में हैं उनको वैसे ही रहना चाहिए। दूसरा, हम लोगों ने उस समय जब हम आए थे तब भ्रष्टाचार को लेके एक आध कभी किसी के खिलाफ उंगली उठती रही होगी। एक दुखद पहलू ये है कि उंगलियां उस समय इनएक्टिव रहती थी, इसलिए था ऐसा कि भ्रष्टाचार कम था। देखिए, भ्रष्टाचार कम या अधिक की बात नहीं है। या तो आप भ्रष्ट हैं या आप भ्रष्ट नहीं हैं, आप बीच में नहीं हो सकते कि मैं आधे समय भ्रष्ट हूँ आधे समय नहीं हूँ, या दिन में ईमानदार हूँ और रात को भ्रष्टाचारी हूँ, ये नहीं हो सकता। तो लेकिन कम से कम एक आंखों की शर्म भी रहती थी। एक तो जानकारी इतनी नहीं थी और सोशल मीडिया का जो प्रभाव है वो इतना नहीं था। आरटीआई नहीं था। आरटीआई एक मेजर तो केवल, हाँ, आरटीआई एक बहुत मेजर टूल है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये मेजर टूल जो है निचले स्तरों तक सीमित रह गया है। पटवारी ने क्या किया, सीमांकन क्यों नहीं किया, कृषि विस्तार वाले ने बीज क्यों नहीं समय पर दिया, या खाद में क्या किया, या कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ने क्या, ये जो प्रशासन के उच्चतर स्तर पर जो भ्रष्टाचार का है, वो जानकारियां तो अभी भी जो है कहाँ ले पाते होंगे, या तो वो व्यवस्था नहीं थी। मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, जहां हर नागरिक एक तरह से सिटीजन जर्नलिस्ट बन गया है, और वो लाइव 24/7 एक लोकतांत्रिक अराजकता का विस्फोट जैसा है। मैं उसको अराजकता नहीं मानता, हालांकि कई लोग मुझसे सहमत नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही सशक्त टूल है। ठीक है, कोई गलती करता है या इसको आप दुरुपयोग करता है तो उनको पकड़िए, सजा दीजिए, कानून है। अभी कहाँ कानून की कमी है, कानून है, वो करिए। लेकिन इस कारण एक टेक्नोलॉजी के विकास को, और जिसके कारण जनता रूबरू हो रही है, जो अंदरूनी चीजें हैं उनके मामले में, तो इसमें तो फर्क है। ये होना चाहिए प्रजातंत्र में तो ये होना ही चाहिए। एक तो भ्रष्टाचार की बात मैंने कही कि ये कुछ। तीसरा, हम लोग विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक थे। हमारी ट्रेनिंग उसी तरह की थी, और प्रशासन तंत्र को निष्पक्ष अगर रहना है, मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, जिससे आप बहुत ही सख्त खिलाफ हैं, आप मेरे से कई बार मेरी आलोचना भी कर चुके हैं, वो ये है कि शासकीय सेवक को यूनिफॉर्मधारी किसी भी फौजी हो या पुलिस का हो या अर्धसैनिक बलों का हो, जजेस को, जुडिशरी से जो लोग जुड़े हैं, जुड़े का मतलब जो जजेस हैं, उनको, इनमें से किसी को भी वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए। संविधान में यह व्यवस्था है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तार्किक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जैसे कई चीजों पे है प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। एक ये होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता था, मैं वोट करता हूं एक नागरिक की हैसियत से, किस राजनीतिक दल के पक्ष में मैंने वोट किया ये मुझे मालूम है, मेरी अंतरात्मा को मालूम है। यदि वो दल
तो आपकी एक सहानुभूति उस दल के साथ जुड़ कहीं ना जाएगी। कहीं रहेगी, कहीं ना कहीं। जहां विवेकपूर्ण निर्णय लेना है, बिल्कुल बैलेंस्ड निर्णय लेना है, संतुलित निर्णय लेना है, वहां कहीं ना कहीं आप कुछ, या आप उदासीन हो जाओगे, जिसको आपने वोट दिया वो नहीं जीता, या नहीं, अति उत्साहित होके। तो मैं समझता हूं कि मैंने तो अपनी पूरे प्रशासनिक जीवन काल में कभी वोट नहीं किया। आप मेरी आलोचना करते रहे हो इस बारे जिम्मेदारी में। से कई लोग मुंह चुराते हैं। नहीं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं ये है। जिम्मेदारी नहीं है हाँ। कि किसी को, सरकारी कर्मचारी के लिए ये उसको जिम्मेदारी गोपनीय नहीं। इसीलिए रखा गया है नहीं, वोट को। तो आप अपनी आप मुझको ये बात बताइए, जितने जजेस हैं इनके सामने जो मामले जाते हैं, तो हर जज का एक धर्म हो सकता है, उसकी एक जात हो सकती है, वो एक प्रदेश का हो सकता है या हो सकती है। उसके सामने जो लोग जाएंगे, क्या इस बात को लेके कहे कि मैं बिहार में पैदा हुआ था, यहाँ ये वादी प्रतिवादी में से एक बिहार का है तो मैं इसको नहीं सुनूंगा। एक सीमा रहनी चाहिए इस बात की। लोग ये कह सकते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इसका केस नहीं सुनूंगा। आप वोट डालने, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में मान लीजिए आपके भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप कहें भाई कि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है, मेरे पास फ्री एंड फेयर डिसीजन का मौका नहीं है। लेकिन इस देश की व्यवस्था है कि हर नागरिक वोट डाल सकते हैं, और सरकारी नौकरी में रहते हुए डाल सकते हैं, जज डाल सकते हैं, राष्ट्रपति डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं जवाब दूं जी। 144 करोड़ लोगों का देश है। सरकारी कर्मचारी, जज, आर्मी, एयर सारे मिलाकर कितने होंगे? 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। अगर वो 4 करोड़ लोग वोट नहीं डालते हैं तो इससे लोकतंत्र का कोई बहुत बड़ा इर्रिपेरेबल डैमेज नहीं होता है। बहुत बड़ा बैलेंस टिल्ट हो सकता है। अगर हम देखेंगे तो 200 400 वोटों से तो कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी बदलती है, कई जगह यानी जीत हार होती है। कई जगह 2 एमएलए 2 एमपी से सरकार बनती है या नहीं बनती है। ये अलग बात है कि आजकल ये सब नंबर्स कोई मायने नहीं रखते। नहीं, देखिए, मैं इस धारणा का हूं कि यदि आपको निष्पक्ष, गैर राजनीतिक, वस्तुनिष्ठ प्रशासन देना है तो आपको जो शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इनकी वोट पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये किसी के पक्ष या विपक्ष में वोट ना दें। चलिए, इस मुद्दे पे मैं असहमत हम लोग सहमत हो रहा हूं। नहीं, मैं समझता हूं कम से कम पिछले 20-25 साल से हम इस पर विवाद कई बार कर चुके हैं। क्यों जनता को इस बारे में घसीट कर और बोर करें। अब मैं एक मुद्दे पे आना चाहता हूं जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले 5 साल की एक पार्टी की सरकार थी यहाँ पे, मैं आपको राजनीति में नहीं घसीटना चाहता। एक पार्टी की पिछले 5 साल यहाँ सरकार रही और उसमें बहुत सारे अफसर जो हैं जेल में पड़े हुए हैं। अभी बहुत सारे अफसर जमानत पे किसी तरह से 2-2 साल जेल में रहने के बाद छूट के आए हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, स्टेट की जांच एजेंसियां, इन सब ने उनके खिलाफ अनगिनत केसेस बनाए हैं। मुझको भी ठीक से याद भी नहीं पड़ रहा है किस अफसर के खिलाफ कितनी एजेंसीज के केस हैं। आप अभी छोड़ के इधर से गए थे, शायद 7 साल ही हुआ है आपको राज्य से गए हुए। रमन सिंह जी के सरकार में आप आखिरी दिन तक शायद उनके एडवाइजर भी रहे, रिटायर होने के बाद। मैंने जब चुनाव घोषित हुआ था उस समय वो इस्तीफा दिया था अपने पद से। तो मेरा ये कहना है, इस वाइस चेयरमैन था। तो इस 5 साल में ऐसा तो है नहीं कि दूर बैठ के आपने छत्तीसगढ़ को देखना बंद कर दिया हो। खबरों को तो आपने देखा ही होगा। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया इस ब्यूरोक्रेसी में, इस सरकारी व्यवस्था में, जो इतना बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं। मैं अभी फैसले पे नहीं जाता, वो दूर है। इतने सारे अफसर जेल चले गए, क्या हुआ है लगता है आपको? देखिए, हो सकता है कि कुछ ने गलत काम किया हो सकता है कि कई ने ना भी किया हो, और परिस्थितिवश, क्योंकि जब जांच एजेंसियां इन्वेस्टिगेट करती हैं, और जैसा आपने कहा अभी कोई फैसला तो हुआ नहीं है, तो हम उनको सबको भ्रष्टाचारी तो कह नहीं सकते, और कहना भी नहीं चाहिए जब तक कि बिल्कुल न्यायालय उनको ऐसा सिद्ध ना कर दे। किसी न किसी
ने कुछ ऐसा तो जरूर किया होगा जो शंकाओं को जन्म देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने वाकई में कोई क्राइम किया है, लेकिन शंकाओं को जन्म देता है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन में जो पाए जाएंगे और न्यायालय न्याय करेगी, बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि बहुत सारी एजेंसियां जांच कर रही हूं। एजेंसियां हैं, बनी ही इसलिए हैं, उनको स्थापित ही इसलिए किया गया है कि वो जांच करें, तो वो अपना कर्तव्य कर रही हैं, अपना धर्म निभा रही हैं, और अगर वाकई में कुछ हुआ है तो उनको सजा मिलेगी। लेकिन ऐसी खबरें जब आती हैं तो केवल आम जनता जो इस राज्य की है उन्हीं तक मैं, उन्हीं जो प्रभाव होता है उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन बाहर, छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोग हैं वो, उनका नजरिया हमारे प्रति बदल जाता है। मैंने अपने आप को असहज महसूस किया कई ऐसे अवसरों पर जब दिल्ली में कई दूसरे अपने जो कोलीग्स हैं या रिटायर्ड हमारे साथी जो बैचमेट्स थे वो, या कहीं पर भी प्रशासनिक जो इसमें चर्चा छिड़ी नहीं, ऐसे अवसरों पर मैं थोड़ा कन्नी काट लेता था, मैं थोड़ा असहज महसूस करता था, क्योंकि सबकी निगाहें थोड़ी सी बदल जाती हैं। मुझको कई बार ऐसे लगता था कि शायद मेरे खिलाफ जांच हो रही होगी। आपको ये लगता था कि आप मुंह दिखाने लायक हैं या नहीं है, ऐसा? तो थोड़ी शर्म जरूर आती थी। मैं एक घटना बतला रहा था दिल्ली की, मैंने सुना है कि छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों का एक डिनर चल रहा था जी। उसमें एक रिटायर्ड आईएएस अफसर छत्तीसगढ़, आप पता नहीं आप थे, कौन था, मुझको ध्यान नहीं है, वहाँ हेलमेट लगा के पहुँचा और डार्क ग्लास था सामने, तो लोगों को देर लगी समझने में ये कौन है, क्या है। फिर पूछा, अरे सुनील कुमार जी आप कैसे ये हेलमेट लगा के आए हैं? मैं नहीं था तो नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, किसी ने पूछा ऐसे, तो उस अफसर ने कहा मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आप थे क्या उस डिनर में? मैं था जरूर, लेकिन ये सब नहीं हुआ। अच्छा। तो वहाँ केवल सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई अधिकारियों ने। हाँ। और आपसी नहीं, आप बोले ना कि आप मुंह चुराने लगे थे जब भी अफसर रहें, तो ये छत्तीसगढ़ मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बात, छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों के बीच की बात कर रहा हूँ। ये कहीं भी होता है, आपके घर में कुछ हो जाए या आपके मोहल्ले में कुछ हो जाए तो दूसरे मोहल्लों के सामने आप सर झुकाएंगे कि नहीं? मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ तो आप मेरे घर पे आ गए। नहीं, यानी किसी को चुप कराने का बहुत अच्छा जरिया है। नहीं, देखिए, मैं आपके सर्विस पे आ रहा हूं। मैंने शासन का नमक खाया था। मैंने छत्तीसगढ़ से मुझे पेंशन मिलती है, ठीक है ना, मेरा वापस भारत सरकार से लौट के आने का सेक्रेटरी एम्पैनल था। कारण ये था कि मुझे छत्तीसगढ़ से जब पेंशन मिल रही है और जब मुझको कहा गया उस समय कि आप आइए और छत्तीसगढ़ की सेवाएं दीजिए, तो हमने कहा बिल्कुल, हम शासकीय सेवक हैं, शासन हमारा सेवक थोड़ी है, हम तो शासन जैसा कहेगा वैसे करेंगे। नमक हरामी हमारा मिजाज नहीं है। तो मैं इस उद्देश्य से कह रहा हूँ कि आखिर ये काडर मेरा भी काडर था, तो यहाँ के जितने अधिकारी हैं, चाहे वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, सब मेरे अपने हैं। तो मैं उनके साथ, तो यदि उनके बारे में ऐसी खबरें छपती हैं तो स्वाभाविक है कि दुख पहुँचे हर एक को। मैं केवल, ऐसा नहीं है कि केवल मुझे ऐसा अनुभव हुआ होगा, मुझे मालूम है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से कम आधे दर्जन लोगों की बात तो मालूम है कि जिन्होंने कहा कि उनको भी दुख होता है बहुत। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम कई बार ये सोचते हैं कि शायद हमने ही अच्छा उदाहरण ना पेश किया हो। हाँ, क्योंकि आपके तुरंत बाद का है ये। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा, मेरे तुरंत बाद बहुत होनहार अधिकारी नहीं, है। आप यहाँ से निकले हैं छत्तीसगढ़ से, और कुछ महीनों के भीतर ये शुरू हो गया था। ये देखिए, कम से कम कोई अच्छा असर छोड़ के आप नहीं गए थे। शायद ये मेरी कमजोरी रही हो, लेकिन मेरे बाद काफ़ी अच्छे अधिकारी आए। विवेक जो मेरे साथ संचालक के रूप में भी काम कर चुके थे मध्य प्रदेश के दिनों में, मैं सचिव था। विवेक विद सब, उनके बारे में ईडी ने या किसी ने ये कहा है कि ये लिकर माफिया जो था उसके किंग पिन थे ये? देखिए लोग क्या कहेंगे, एक दूसरे अपनी खुद के बचाव के लिए किसी के ऊपर भी आरोप लगा नहीं, ईडी थोड़ी अपने बचाव के लिए बोल रही है। उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट। तो ये भी तो कह सकता है कि सुनील कुमार इसके
किंग पिन थे। इस कहने से क्या होता है? आरोप तो कभी कोई भी लगा सकता है। और लोगों को ये, और ऐसे खबरों को आप लोगों को, पत्रकारों को खास करके छापना भी नहीं चाहिए कि भाई नहीं छापना चाहिए। नहीं, क्यों? कोई किसी का आरोप अनर्गल या तो आप सिद्ध करो उसको, या पूछो, सारे पहलू दो। आपके कहने का मतलब देखिए, ये है, आपके कहने का मतलब ये है कि देश की अंतिम अदालत से जब तक अंतिम फैसला ना हो जाए, किसी पुनर्विचार याचिका का जब मौका ना रहे, तब जाके कोई खबर बननी चाहिए। ये आप हर चीज को अतिशयोक्ति तक ले जाते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपकी इलास्टिसिटी इतनी है कि आप यहाँ बात का जो बतरंग बनाते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप छापिए, ये तो आपकी स्वतंत्रता है, और आप मीडिया के प्रोफेशनल हो, मैं मीडिया का विद्यार्थी हूँ। अब ये मत भूलिए कि मेरी पीएचडी मीडिया में है, है ना? तो मीडिया थियोरी तो मैं भी जानता हूँ, प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। जनसंपर्क सचिव भी आप जनसंपर्क सचिव रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, मध्य प्रदेश जनसंपर्क प्रदेश में आप संचालक था, या डीपीआर था, डीपीआर थे। यहाँ मैं रहा हूँ। तो मीडिया की मुझे समझ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी खबरें किसी भी अधिकारी की, देखिए हम लोग जो काम करते हैं तो हमारी कुल जमा पूंजी क्या है? हमारे रेपुटेशन है। उस रेपुटेशन को, हमारी साख को, प्रॉपर्टी हम लोग डिक्लेयर करते हैं हर साल डिक्लेयर करना होता है। तो प्रॉपर्टी में यदि कहीं ऊंच नीच हो तो सरकार जो है हमेशा पूछने को स्वतंत्र कर सकती है। नहीं, अभी तो ईडी ने कई अफसरों की इतनी प्रॉपर्टी निकाली है जिसमें से कुछ भी डिक्लेयर्ड नहीं थी। वो तो सिद्ध करना पड़ेगा ईडी को, ऐसा थोड़ी है। हमारा न्याय ये कहता है कि यू आर नॉट गिल्टी अनलेस प्रूफ्ड। एक बात मुझको बतलाइए, आप बचा तो बहुत रहे हैं डिफेंस काउंसिल की तरह अफसरशाही को, 5 साल की यहाँ की जो घिरी हुई है, कटघरे में है। आपको लगता है, आप मसूरी भी गए होंगे कभी न कभी बीच में पढ़ाने के लिए, आपको लगता है कि आने वाले अफसरों की जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ पे एक छत्तीसगढ़ मॉडल पढ़ाया जाना चाहिए कि अफसर क्या क्या न करें, कैसा कैसा न करें, कैसी कैसी स्थितियाँ आए तो उसका कैसे प्रतिरोध करें, कैसे उसमें सरवाइव करें। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के ये 5 साल जो हैं, ये इट कुड बी ए गुड मॉडल फॉर ट्रेनिंग ऑफ फ्यूचर ऑफिसर्स? देखिए, हम लोगों को केस स्टडी मेथड से ही पढ़ाया जाता है, और हमारे टाइम पे भी पूर्वाधारण जो रहता है उस पर बनी हुई केस स्टडीज़। बल्कि जब हम लोगों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 1 साल के लिए, तो कुछ पेपर्स सबमिट करने होते हैं। उस समय करना पड़ता था, अब पता नहीं हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम आते थे तो ऐसे ही अपने, हमारी स्वतंत्रता है, हम किस चीज़ को चुनें। तो यहाँ यदि कोई प्रशिक्षु अधिकारी है जो कर रहा है या कर रही है, प्रशिक्षण ले रहा है या ले रही है, तो उसके लिए ये एक शोध का विषय है कि वो बड़ा अच्छा अवसर है कि वो करे। तो ये एकेडमी में इस तरह की चीजों को लिख के दे सकते हैं। एकेडमी पढ़ाए या ना पढ़ाए, ये तो एकेडमी का जो प्रशासन है वो तय करेगा। अच्छा। वहाँ की जो फैकल्टी है वो तय करेगी। लेकिन कोई भी जो प्रशिक्षु है वो चाहे तो लिख सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी बहुत ही भयानक चीज हो गई हो जिसको जो है आप जिस तरह से इसको आलोचना कर रहे हैं आप हमारी। 7 साल हो गए हैं रिटायरमेंट को, तनख्वाह पाए हुए, लेकिन पेंशन का भी नमक खासा बाकी है आपके भीतर। आप बचाए चले जा रहे हैं। पेंशन ले रहा हूँ ना, बचाए चले जा रहे हैं सब ढांचे को। नहीं, मैंने छोड़ा हुआ आप ही का है ना। कोई एक व्यक्ति यह कह दे कि मेरे कार्यकाल में 35-36 साल मैंने सेवा दी है, कभी किसी को यानी किसी भ्रष्टाचार में लिप्त आदमी को बचाने के लिए मैंने कुछ किया हो, वो नहीं जब होता। तक कि आप एक बात समझ लीजिए, सार्वजनिक जीवन जो है और लोकतंत्र जो है, उसमें व्यक्तिगत ईमानदारी एक सीमा से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती। बाकी महत्वपूर्ण ये रहता है कि आपकी जो जिम्मेदारियां थी उस ढांचे को आपने कितना ईमानदार बना के रखा। नहीं, देखिए, तो ये ढांचा जो आप छोड़ के गए यहाँ पे, ये सरकार शुरू होने के पहले, 5 साल की सरकार शुरू होने के ठीक पहले जो ढांचा आप छोड़ के गए, वो इस तेजी से कोलैप्स हो गया। नहीं, मैं प्रशासनिक ढांचा नहीं छोड़ के गया था। मैं आपको बताऊं, मैं प्रशासनिक ढांचा तो मैंने 2014 में छोड़ दिया। हाँ, उस समय भी चीफ सेक्रेटरी होके आप गए थे। और फिर मैं तो मानक
मान ये था, ऑनररी वाइस चेयरमैन था। हाँ, प्लानिंग कमीशन का मैंने तनख्वाह पे, पगार पे मैंने काम नहीं किया। तो मैंने कोई ढांचा नहीं छोड़ा। मैं केवल उस समय मुझसे मेरा काम ये था, छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान भर के, भारत के जो नामी विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञ, उनको एकत्रित करूं और छत्तीसगढ़ के लिए वो चिंतन करें, हमारी समस्याओं के लिए कुछ उपाय बताएं। हमने, जो मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि जो हमारे उस समय मेंबर्स थे, प्रोफेसर दिनेश मरोठिया यहीं के हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और बहुत विश्वविख्यात एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। उनको वो मेंबर थे। प्रोफेसर दामोदर आचार्य आईआईटी खड़गपुर के उस डायरेक्टर जो थे तत्कालीन, वो मेंबर थे। फिर हमारे ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोफेसर परशुरामन, वो नहीं रहे, दिवंगत, वो मेंबर थे। फिर इनको हमने एनकरेज किया कि वो इनके नीचे टास्क फोर्सेस बने, 4-4, 5-5 विशेषज्ञों की, जो नामी होते थे। फिर ये चूंकि सब बाहर का अनुभव लेके आते थे, वैश्विक अनुभव और राष्ट्रीय अनुभव लेके आते थे, हर टास्क फोर्स मेंबर के अधीनस्थ वर्किंग ग्रुप्स बनवाए, 3-3, 4-4, जो लोकल लोगों की। मैं मान लेता हूं कि आप एक अच्छा सकारात्मक काम छोड़ तो के गए थे। हमने एक ऐसा मॉडल चीफ दिया। सेक्रेटरी आप कई साल पहले रिटायर हो गए थे जी। तो आपके बाद के जो चीफ सेक्रेटरी आए होंगे वो आपके मुकाबले ज्यादा जिम्मेदार होंगे इस नौबत के। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे बात लगाना चाह रहे हैं। देखिए, ये मीडिया के पैंतरे मैं समझता हूँ अपने कारण। मैंने बताया, मैंने आपको, मैं मीडिया का विद्यार्थी हूँ। मैं भी ब्यूरोक्रेसी के पैंतरे समझता हूँ। मैं आपसे ब्यूरोक्रेसी की जो बदहाली है देश में उस पर बात कर रहा हूँ। आप प्लानिंग कमीशन के ग्रुप्स मेरे को गिना रहे हैं। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, ये स्पिन डॉक्टरी जो है ना, ये इसको देखते हुए भी अगले साल मुझको 50 साल होने जा रहे हैं। देखिए, अब मैं इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा सवाल आपसे करता हूँ। देश में पुलिस जो है वो जगह जगह ज्यादती के मामलों में उलझी हुई, कोई नया नहीं है। ये केपीएस गिल के समय भी हुआ, भागलपुर आंख फोड़ो कांड में भी हुआ, सब जगह हुआ। लेकिन अभी जैसे दिल्ली में हुआ, जंतर मंतर में, दूसरी जगह हुआ, बिहार में हुआ, पुलिस जो है मुझको लगता है कई जगह इतने अति उत्साह में आ जाती है कि हेलीकॉप्टर से जाके किसी एक धर्म के ऊपर गुलाब बरसा रही है, कहीं पांव धो रही है किसी के, कोई भी धर्म रहे वो। क्या लगता है आपको, ये सरकार, अफसरशाही, पुलिस, इसका जो इस्तेमाल जिस तरह से हो रहा है, और ये खुद अपना इस्तेमाल उत्साह से जैसा कर रहे हैं, कोई आरती उतार रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा सरकार रहती तो ये चादर उधर भी चढ़ा देते कहीं जाके। क्या लगता है ये सब देख के आपको, ये लोकतंत्र जा कहाँ रहा है? देखिए, पुलिस अपने जो उनको हुक्म दिया जाता है उसकी तामीली करती है, और उनका ड्रिल बड़ा स्पष्ट है। जिनके जो एसओपी बनते हैं, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से तय है। वो आज की बात नहीं है, पुलिस हमेशा से करती आ रही है। हमेशा ने, आज़ादी के पहले से। उस समय भी ब्रिटिश सरकार में भी रहा होगा। कोई ना कोई एसओपी तो रही होगी। लेकिन मुझे जो अनुभव है, जो मैंने देखा 79-80 से लेकर पुलिस का, और मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस का, अब तो यहाँ शायद कमिश्नरी सिस्टम है, तो पुलिस खुद ही कर लेती है। उस समय मजिस्ट्रेट रखने का मकसद भी यही था कि, लेकिन यदि कहीं पर पुलिस द्वारा जाति जिसको हम कहते हैं, तो वो किन परिस्थितियों में हुई, इसीलिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बहुत अधिक गंभीर हो और निष्पक्षता बिल्कुल चाहिए, तो राजनीतिक कारणों से या कुछ, तो जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किया जाता है। और उसमें जो दंड होता है, उसमें जो पुलिस के कर्मियों का या अधिकारियों की यदि गलती है तो उनको दंड भी दिया जाता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी पुलिस स्वच्छंद होकर करती है। उनको परिस्थिति का आंकलन, यदि उन पर अत्याचार होता है, पथराव होता है, और वो पहले उनको एक ड्रिल बना हुआ है, वार्निंग देंगे, उसके बाद हल्की लाठी चार्ज वगैरह टाइप की थोड़ा बहुत वो करेंगे, अश्रु गैस होगा, पानी फेंकेंगे, सब एक एक ड्रिल है उनका। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस आते ही सामने ही देख के गोली चला देगी, ये गलत बात है। मीडिया भी तो कैसे प्रस्तुत करती है, एक कोई, हालांकि तानना नहीं चाहिए, वो पुलिस किसी अधिकारी ने AK-47 कुछ तान के खड़ा है, वो उसमें गोली थोड़ी चलाए।
अरे नहीं, 8 राउंड चलाए। अरे नहीं, आज सवेरे की खबर बता रहा कहाँ हूं आपको चलाया मैं, है? अगर बिहार में। अगर 8 राउंड चलाए होते ना हाँ। तो कम से कम 800 मर गए होते, हाँ, तो 80 मर निशाना जाते। नहीं चला लगा अरे, होगा उसका। ये तो 8 राउंड चलाए हैं, आ गया है। कल तक 7 था, आज फिगर आया। अब 8 कल राउंड 9 आ चलाए। जाएगा, क्योंकि ये मीडिया है ना। देखिए मुझको- सर्कस वाला जब मुझको- गिरता है तो वो उसको भी सर्कस ही कहता है। मुझको किसी ने ये कहा था कि एक आईएएस अफसर जो है वो तो कलेक्ट्री से बाहर निकल जाता है या जाती है, हाँ। कलेक्ट्री उनके भीतर से बाहर नहीं निकलती। मैं देख रहा हूं कि आप इन सब तमाम चीज़ों को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे आप कलेक्टर हैं और आपके जिले में हुआ है। क्योंकि मुझे परिस्थितियां कैसी हुई रही होंगी उसका अनुमान मैं कर सकता हूं अनुभव के आधार पर। और मैं जानता हूं कि कोई भी अधिकारी, चाहे वो पुलिस का हो, मजिस्ट्रेसी का हो, कोई भी शासकीय आपके अधिकारी, SOP में- जानबूझकर ये नहीं करता। आपके एसओपी में ये था क्या कि कोई धर्म का जुलूस निकल रहा है तो उनका पांव धो, उनके ऊपर फूल चढ़ाओ, उनकी आरती उतारो, हेलीकॉप्टर से जाके उनके ऊपर फूल बरसाओ, इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आपको लगता है, मैं नहीं जानता हूं कि किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ, शासकीय अमला जनता के टैक्स, गाड़ी कमाई की टैक्स से उनको पाला पोसा जाता है। तो जनता को ये अधिकार है कि वो यदि ऐसी किसी चीज को पाती है जो सामान्य लीक से हटकर है और या नहीं होना चाहिए या अनुचित मानती है, तो उसके लिए न्यायालय के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आजकल तो एनजीओस भी हैं, बहुत सारे राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो न्यायालय में जाएं, पिटीशन फाइल करें और ये बताएं कि ये टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग है, चाहे वो फूल फेंकना हो या कौन फेंक रहा है उसके बारे में हो। मुझे नहीं मालूम कि ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर किसी को लगता है और यदि जनता को लगता है कि नहीं, ये अब सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, तो फिर ये आप सरकारी अमले के गलत कामों की कोई भी खबर नहीं पढ़ते ना? मैं सारी खबर पढ़ता हूँ। मैंने आप आपको बताया, आप दिल्ली के इलाके में मैं रहते हैं। भारत के सभी अखबार जहां तक हो सके मैं पढ़ता हूँ, हिंदी अखबार, मैं अंग्रेजी जो कह अखबार। रहा हूं आपसे, ये उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से हो रहा है, बरस दर बरस। ये छत्तीसगढ़ में अभी हुआ पिछले 2 साल में। क्या छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में किसी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया? किसकी हिम्मत रहती है पुलिस नहीं, और ये तो गलत बात है। राजनेताओं के सामने अदालत तक नहीं, जाने ये गलत की? बात है। आप और मैं यहाँ बैठे खुलेआम चर्चा कर रहे हैं, अगर हिम्मत नहीं होती या ऐसा माहौल होता कि कोई हिम्मत ही नहीं करता, तो आप ना मुझसे ये प्रश्न पूछते और ना मैं उसका जवाब देता। आप तो जवाब ऐसा दे नहीं रहे हैं कि आप में हिम्मत हो, आप तो गोलमोल करके उसको। देखिए, मैंने कहा कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता हूँ, ना लिया हूँ जिंदगी में। मैंने कहा ना, मैंने वोट कभी दिया ही नहीं। तो आप मुझको यानी सही का पक्ष ये नहीं ले लांछन न लगाएं कि मैं किसी को बचा रहा हूँ। नहीं, आप सही का पक्ष नहीं ले सकते, सही का लेता हूं। और बुरे के खिलाफ बोल नहीं सकते। नहीं, मैं सही का पक्ष लेता हूँ, बुरे के खिलाफ बोलता भी हूँ। वो मुद्दे दर मुद्दा डिपेंड करता है। आप अपने चेंबर में कभी कोई ईश्वर का, अपने गुरु का, अपने जिसकी जो भी आराध्य हैं आपके, किसी का न फोटो लगाया, न अपनी जात लिखी, न कांच के नीचे किसी का, जिसको भी आप मानते हैं उनका कोई फोटो लगाया, पूरी जिंदगी ये माना। अब जब मैं आपको कह रहा हूं कि हेलीकॉप्टर से पुलिस के अफसर जाके फूल फेंक रहे हैं, एक त्रुटि सुधार। हाँ, एक हमारे मित्र थे जुडिशरी के, हाँ, वो यहाँ से रिटायर होके या ट्रांसफर पे जा रहे थे। हाँ, वो आए मंत्रालय, तब डीके अस्पताल में चलता था, और उनका एक साईं बाबा का पेंसिल का बना एक पोर्ट्रेट थी। वो मुझको उन्होंने कहा कि आप यदि ये इस दीवार पे यहाँ लगा देंगे तो मुझे मैंने मना नहीं किया, क्योंकि वो मेरे वो थे, मित्र थे, और साईं सबके हैं, मुझको विश्वास है। हाँ, कम से कम 2 धर्मों के बीच एक परमानेंट डिस्प्यूट तो है कि इन दोनों में से किसके हैं। थोड़ा नहीं, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं है। देखिए, आधे लोग बोलते हैं हिंदू है, आधे लोग बोलते हैं मुस्लिम है, तो ये तो चल रहा है, यानी वो धर्म निरपेक्ष रहा आपका लगाना। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र जो है भारत का, आप 50 साल से तो देख ही रहे हैं, ये किधर जाते दिख रहा है।
इसमें आप जुडिशरी को भी केवल देख भारत रहे हैं। का ही क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं भारत दुनिया भर में कि कौन सा एक देश बता दीजिए जहां लोकतंत्र सही ढंग से चल रहा है। सही का मतलब जैसे पहले चलता आया, यदि आप उसको सही मानते हैं तो वैसा चल रहा है, ये बताइए। लोकतंत्र समय के हिसाब से थोड़ा बहुत लचीलापन रहता ही है, लोकतंत्र में इनबिल्ट है कि कहीं भड़ास निकाल ली, कहीं कम हो गई, कहीं दबाव डाला, कहीं लचीलापन आया। ये लोकतंत्र की पहचान है, हर देश में ऐसा है। अमेरिका में बताइए क्या रहा है, यूरोप के कई देशों में देखिए क्या हो रहा है। तो इसलिए लोकतंत्र को मत कोसिए। तो लोकतंत्र में जनता को पूरा अधिकार है कि वो तय करे कि क्या करना है। मैं तो तंत्र को नहीं कोस रहा हूँ, भारत का लोकतंत्र किस तरफ जाते दिख रहा है आप? जैसा जनता चाहती है वैसा चलेगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता को अपनी प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं तय करने का पूरा अधिकार है। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक, तो हर अवसर का जनता जो सही समझती है, जनता का मतलब जो बहुमत है, जो सही समझती है वैसा कर रही है। आप एक बात हम उसमें आप एक कैसे बात बताइए मुझको, जनता क्या समझती है और जनता का जो एक्सप्रेशन है उसका हमारे यहाँ मोटे तौर पे एक चुनाव ही एक अकेला जरिया है जिससे सामने आता है। अनलेस इट इज़ जंतर मंतर पे प्रदर्शन है, कुछ है, ये अलग बात है, लेकिन आमतौर पे चुनाव में ही सामने आता है वो। जी। तो आपको ये लगता है कि चुनाव का नतीजा जो है वही लोकतंत्र है, कि लोकतंत्र चुनाव से ऊपर भी कुछ होता है? देखिए, चुनाव केवल कौन अगले 5 साल तक नीतियां तय करेगा, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी में हो, पंचायत में हो, राज्य में हो, राष्ट्र में हो, ये तय करती है। उसके बाद जो आते हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का क्या तरीका है? पार्लियामेंट है, असेंबलीज हैं, जनरल काउंसिल होती हैं, या पंच बैठते हैं। तो वो वहां पर बात, यदि उनको लगा, तंत्र की सीमा वहां खत्म हो जाती है, कहना है आपका? नहीं, हाँ बिल्कुल, जो औपचारिक ढंग से अपनी बात रखने का अवसर है ना, और सारी जनता देख रही है। अगर जनता को अपना माइंड चेंज करना है तो फिर वो वैसा करेगी। अगर वो चेंज नहीं करती है तो इसका मतलब आपका कहने का कोई औचित्य नहीं था, या जनता ने उसको कन्विंसिंग नहीं पाया आपके आर्ग्यूमेंट को। तो ये मैं समझता हूँ कि जनतंत्र, पारदर्शी जनतंत्र से बड़ी क्या हमारी देन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की देन है ये। हम सबको इसको कोसने की बजाय इसको शुक्रिया करना चाहिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं का या संविधान निर्माताओं का, कि उन्होंने एक हमें ऐसा तंत्र दिया है जिसमें हम जो चाहे कर सकते हैं ना अवसर पर। अब रोज रोज थोड़ी कर सकते हो। हालांकि लोहिया ने कहा था क्या कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। पता नहीं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था ये, और वो इंतजार नहीं करने का उन्होंने कौन सा रास्ता बताया था, लेकिन लाइन आपकी पढ़ी हुई होगी कहीं पर। देखिए, अपनी अपनी विचारधारा है। एक विचारधारा वो भी थी ना जहां अब लोग थोड़ा वो चुप हैं, या अभी मैं बस्तर घूम के आया हूँ, मैं जगह जगह गांव में लोगों से बात कर रहा था। पीपल आर हैप्पी। हाँ, अच्छी बात है, ये तो अच्छा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, विरोध करने का अधिकार है जनता को, लेकिन मेरे कहे अनुसार नहीं हो तो मैं विरोध करूंगा, ये गलत बात है कि, है ना। वो तो आपका वोट न देना अभी भी जारी है? जी, मैं अभी आप कोई सरकार के पक्ष में कुछ कर देंगे अगर किसी पार्टी को वोट दे देंगे तो? आपका पूर्वाग्रह जो है, आपका लगाव जो है कि वोट के कारण किसी सरकार को, किसी को प्रभावित नहीं, आप ये पूछ रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैंने वोट दिया कि नहीं? हाँ। नहीं, मैंने दिया। रिटायरमेंट के बाद दिया। रिटायरमेंट के बाद पहली बार। हालांकि मैं पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, सेंट्रल पोल असेंबली ऑब्जर्वर अलीगढ़ में, सेंट्रल पोल ऑब्जर्वर चेन्नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में रह चुका हूं, लेकिन मैंने वोट कभी नहीं दिया। पूरे कार्य नौकरी से निकलने के बाद ही दिया? जी हाँ, पहली बार मैं रिटायरमेंट होने के बाद। मेरे ख्याल से इसीलिए पोल परसेंटेज बढ़ा है अभी आपके पास। अब खिल्ली उड़ाइए, हमारे जैसे लोगों की खिल्ली उड़ाइए, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग, आपके दर्शक जो हैं, मुझसे सहमत होंगे कि शासकीय कर्मचारियों को, यूनिफॉर्म धारियों को और जजेस को वोट नहीं देने चाहिए।
सुनील कुमार जी हमारे बहुत पुराने और बहुत करीबी दोस्त हैं। मैं बतलाऊं आपको, कभी कभी टेलीफोन पे हम लोग किसी बातचीत और बहस में उलझते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है, बात खत्म ही नहीं होती है। और हम मिलते भी थे यहाँ पर तब भी ऐसी ही बात चलती थी, ये नोक झोंक भी ऐसी चलते रहती है। वो अनायास यहाँ आए थे, उनसे बातचीत का ये मौका मिला, मुझको इसकी बड़ी खुशी है। आप लोगों में से जो देखेंगे आपको भी देखकर अच्छा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। उनके दोबारा आने पर हम फिर यहाँ पर मिलेंगे। फिलहाल अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगती है, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है। दूसरी बात, ये चलते चलते एक छोटी सी अपील की, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू मत खाइए, मत पीजिए सिगरेट बीड़ी। तंबाकू बहुत बुरी हालत में ले जाकर मारता है, कैंसर देता है, उससे उबर पाना सबके बस में नहीं रहता। बहुत सारे लोग बहुत बुरी मौत मरते हैं तंबाकू से। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि हम दोनों ही लोग तंबाकू से दूर रहते आए हैं पूरी ज़िंदगी। फिर मिलेंगे।